सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया कि आप रोज़ सीडीपी की नई वीडियोस बनाइए, तो सिर्फ वो एक कमेंट मुझे मोटिवेट किया कि मैं सीडीपी की नई वीडियोस जो हैं कंटिन्यू लाते जाऊँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें सीडीपी में क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती तो भी कमेंट कीजिएगा कि वीडियोस में क्या कमी रह गई है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके बाल विकास को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो माता पिता या पूर्वज जो होते हैं, उनके जो विरासत में जो गुण प्राप्त होते हैं वो आनुवांशिकी के थ्रू हम लोग को मिलते हैं, या वंशानुक्रम जो है हम लोग को देखने को मिलता है, उसको वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक, तो जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित जो अंडे होते हैं उसमें उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों के योग को वंशानुक्रम कहते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक मुख्य रूप से हमको देखने को मिलते हैं, दो कारण। ठीक है, एक होता है आपका वंशानुक्रम जो जैविक कारक होता है, और एक होता है आपका वातावरणीय कारक। वातावरण मतलब जो एनवायरमेंटल, जो उसका जो एटमॉस्फेरिक जो उसमें प्रभाव जो डालते हैं ना, जैसे आपका वो भौतिक कारक हो गया, परिवार उसका हो गया, ठीक है, विद्यालय का जो वातावरण हो गया, वो सब चीज़ें। मनोवैज्ञानिक जो कारण होते हैं, उनके आसपास का जो माहौल है उसको कैसे मोटिवेट किया गया, किस ओर पे उसको मोड़ा गया उसके दिमाग को, ये सब चीज़ें। सामाजिक जो वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में सभी आपके आसपास रहने वाले जो हैं आपके डॉक्टर हैं, तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक ये होगा कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, और उसके मन में वो बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सांस्कृतिक वातावरणीय कारक तो देखेंगे, जैसे कि आपका जो सांस्कृतिक जो वातावरण है ना, उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे वंशानुक्रम का हमने समझ लिया कि उनके जो माता पिता हो गए, उनके दादा हो गए, उनका नैनीहाल हो गया, यानी माता के पक्ष के उनके माता पिता और पिता के पक्ष के उनके माता पिता, यानी लगभग 2 पीढ़ी का इसमें वंशानुक्रम का जो है हमको इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यानी दादा दादी, पिताजी और नाना नानी और माता जी, इनके जितने भी आपके गुण होते हैं उनके आने वाले संतान में आपको देखने को मिल सकते हैं। मुख्यतः माता पिता के गुण होते हैं, लेकिन नाना नानी या दादा दादी के भी गुण जो है हमको देखने को बच्चे में मिल सकते हैं। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी होती है या जैविक कारक होते हैं, उसके बारे में किसने क्या क्या कहा है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन को प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 महीने पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। यानी देखो, जो आपका वंशानुक्रम जो है वो कब उसमें फलीभूत होता है, जैसे एक बीज हो गया। ठीक है, बीज के अंदर पे ही सभी गुण जो है ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो माता के गर्भ में जब वो बीज जो है स्टार्ट होता है, पलना स्टार्ट होता है, वहीं से ही उसका वंशानुक्रम जो है स्टार्ट हो जाता है। उसमें जितने भी गुण हैं वहीं से ही उसके जीन हमने सुना होगा ना, तो वो सब चीज़ें वहाँ से ही उपस्थित हो जाती हैं। तो पीटरसन क्या बोलते हैं, ये जीन वुडवर्थ का ये कहना है कि गर्भाधान के समय में ही 9 महीने पहले, उसके जन्म के 9 महीने पहले ही वो चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं। पीटरसन ने कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो पीटरसन है ना, उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है वंशानुक्रम। डगलस का कहना है कि डगलस या हॉलैंड तथा हॉलैंड का कहना है कि किसी भी व्यक्ति में वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता या अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। ये भी वही चीज़ें बोल रहा है, इसमें विशेषता, क्रिया, क्षमताएं आदि को समाहित किया गया है। वहीं पे रुथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यानी वंशानुक्रम किसको बोलते हैं, अलग अलग जो है विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया हुआ है। वहीं पे रैडक्लिफ ब्राउन, इनका कहना है कि जो वंशानुक्रम है को एक कानूनी अवधारणा, जुरल कॉन्सेप्ट मानते हैं। कौन? रैडक्लिफ ब्राउन। इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा।
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं आपको एग्ज़ाम में एक लाइन के रूप में यहाँ पे पूछा गया, तो ये पूछ दिया जाएगा कि कौन जो है आपके वंशानुक्रम को कानूनी अवधारणा मानता है। ये बहुत अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, देखिए कानूनी अवधारणा, है ना। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं ना, इसी से इम्पैक्ट होता है, और जो आपके क्वेश्चनर्स जो होते हैं, आपके क्वेश्चनर जो होते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको ला के पटक देते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और हमको लगता है बहुत कठिन क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं, अलग क्वेश्चंस होते हैं, है ना। BN झा का कहना है कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। डिंक मेयर जो है, उनका कहना है कि 1965 के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी विकास में वंशानुक्रम शक्तियां प्रधान तत्व के कारण के रूप में प्राणी के मौलिक स्वभाव एवं जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। थोड़े ऐसे बड़े बड़े जो आपके जो परिभाषाएं होती हैं वो थोड़े कम आते हैं, लेकिन एकदम उत्पटांग और अजीब टाइप के जो होते हैं ना, जैसे ये हो गया आपका जुरल कॉन्सेप्ट, कानूनी अवधारणा, किसने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। ये एकदम छोटा सा चीज़ दिया है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो माता पिता के जो कोष से जो निर्मित आपका जो जाइगोट होता है, संयुक्त कोष होता है, जाइगोट जो बच्चा पैदा होता है ना, कहलाता है, उसका शरीर का आरंभ वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पे जेम्स ड्रेवर जो है, उनका मानना है कि माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं वो संतानों में हस्तांतरण का होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछा गया है, ठीक। तो जो इम्पॉर्टेंट है बोल रहा हूँ उसको तो कम से कम रट ही लेना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस जो हैं आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी टिपिकल और ना अजीब टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। वंशानुक्रम की रचना देखने को मिलती है कि नर और मादा जो है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके सभी को पता होगा। ये बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलता है कि माता पिता के संयोग से ही स्पर्म और आपके जो अंडाणु हैं उनके संयोग से ही क्या होता है, एक बच्चा का जो जाइगोट होता है वो क्रिएट होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। यानी एकदम सिंपल सा ये अंडाणु होता है जो माता में पाया जाता है। इसमें जब स्पर्म कनेक्टेड होता है तब ये जो अंडाणु और शुक्राणु के मिक्सचर से क्या होता है, एक जाइगोट यानी बच्चे का जो सबसे मूलभूत जो निर्माण है वहीं स्टार्ट हो जाता है बीज के रूप में। फिर यही जो बच्चा है डेवलप होके आपका भ्रूण बनता है, और आगे बन के वो एक फिटल यानी आपका जो बच्चे के रूप में, नवजात शिशु के रूप में परिणत होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है उसके बारे में। ये चीज़ें यहाँ पे देखो पिक्चराइज किया गया है कि पुरुष का जो है शुक्राणु होता है, स्त्री का जो है वमन का होता है, अंडाणु होता है, वोम होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में तो कई इसके नाम हो जाते हैं ना, इसलिए यही जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, भ्रूण ही आगे डेवलप होकर आपका फिटल यानी आपका जो बेबी जो है कन्वर्ट होता है। चलिए गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो गुणसूत्र के बारे में हम लोग एकदम सिंपल सा मैं समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो है दी गई हैं, लेकिन मैं एकदम कम में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गुणसूत्र जो होते हैं आपके एक्स और एक्स वाई, ठीक है, वाई वाई और वाई एक्स। चलिए इसको हटाइए। फिलहाल ये देखते हैं कि गुणसूत्र की टोटल जो संख्या होती है अगर गिनती में करें तो 46 होती है, और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इस कारण 23 जोड़े उसके पाए जाते हैं। ये संख्या पहले तो याद कीजिए, कितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या, टोटल 46, क्योंकि वह जोड़े में पाए जाते हैं तो इसलिए उनको जोड़े में अगर गिनती किया जाए तो 23 जोड़े होते हैं, पुरुष में भी और मादा में भी। पहला चीज़ ये ठीक हो गया। अब जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो है आपके गुणसूत्र जो होते हैं उसके निर्धारण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जीन्स जो होते हैं गुणसूत्र में पाए जाते हैं, और वही जो है डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। इसके वजह से देखिए डीएनए का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, कभी पूछ लिया तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ए का होता है एसिड, यहाँ पे भी एसिड, एन का होता है न्यूक्लिक, एन का होता है आपका न्यूक्लिक, यहाँ पे डी का डायऑक्सी हो गया और आर का राइबो, ठीक। यहाँ से इतना याद
रख लेते हैं। माता पिता दोनों के संयोग से, गुणसूत्रों के संयोग से, स्थानांतरण के संयोग से ही क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। इसीलिए उसमें उसके गुण पाए जाते हैं। जो जीन्स होता है वो आपके गुणसूत्र में जो है वो परिणित पाया जाता है, और वही गुणसूत्र जब आपस में सम्मिलित होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, माता और पिता के जो गुण हैं वो जीन्स में है, और जीन्स से ही बना क्या है आपका गुणसूत्र, गुणसूत्र से क्या बना आपका जाइगोट बना। तो बच्चा क्या होगा, उनके ही गुण लेके ही पैदा होगा, सिंपल सी बात है। तो माता में टोटल आपके 23 गुणसूत्र, यानी पेयर्स में ना 23 पेयर, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं यानी जोड़ी में होते हैं। 23 गुणसूत्र माता के हो गए, 23 गुणसूत्र आपके पिता के हो गए। तो दोनों मिला के आपके क्या हो गए आपके, यहाँ पे देखो टोटल तो पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र, लेकिन 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो माता से 23 मिल गया और पिता से 23 मिल गया, और दोनों मिलके आपका 46 बन गया, यानी 23 यहाँ पे जोड़ी हो गया। ठीक है, एक तो इस तरीके से क्या होता है आपका संयोग होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। बहुत ज़्यादा इसमें डीप मत जाइए, बस इतना याद रखिए 46 जो है टोटल नंबर होते हैं, एक में माता हो या पिता हो। ठीक है, और वहीं से ही आपका जो है दोनों के संयोग से वो उसमें से 23 ले लिया, उसमें से 23 ले लिया, और क्या बन गया 24 उसका बन गया। अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए टोटल आपके 23 जोड़े होते हैं, इतना तो कंफर्म हो गया। 23 में जो है 22 जो गुणसूत्र होते हैं, जिनकी जोड़ी होती है 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो काय गुणसूत्र कहलाते हैं। यह मतलब, इसका मतलब होता है यह जो शारीरिक रचना होती है, शारीरिक रचना, ठीक है, उसमें यह काम आता है। ठीक है, शारीरिक रचना के काम में आता है ये 22 गुणसूत्र। और एक गुणसूत्र जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि वह पुरुष होगा या महिला, यानी मेल होगा या फीमेल, जो बच्चा होगा उसका निर्धारण करता है लास्ट का गुणसूत्र। तो 22 का तो 22 आपके माता पिता से मिल गया। ठीक है, कुछ गुणसूत्र आपके माता से मिले, कुछ गुणसूत्र आपके पिता से मिले, तो दोनों के आपके शारीरिक जो निर्माण के लिए वो उनके गुणसूत्र मिल गए। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि कभी कभी बच्चे का जो शक्ल होता है वो माता से मिलता है, कभी उनका जो शारीरिक बनावट होता है वो पिता से मिलता है, रंग उनके माता से मिलता है, उनके जो बाल है उनके पिता से मिलता है। इस तरीके से जो कायाकल्प होती है वो सब चीज़ें जो बाहरी दिखती हैं, लेकिन लिंग का जो निर्धारण होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा जो लास्ट होता है उसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाता है। अब इसमें देखिए सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। एक्स का मतलब आप समझ लीजिएगा फीमेल, और वाई का मतलब समझ लीजिएगा आपका मेल। ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन को डील कर दिया गया है। अब देखिए लास्ट में एक जोड़ी जो हमने देखा, लास्ट का एक जोड़ी का मतलब हो गया 2 गुणसूत्र। अब माता से गुणसूत्र मिला और पिता से गुणसूत्र मिला। अगर माता से गुणसूत्र मिला x और पिता से भी आपका गुणसूत्र मिल गया x, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, जब x x आए, सिर्फ x x देखने को मिले तो क्या बनेगा, वो लिंग उसका फीमेल बनेगा। ठीक है, अगर माता से मिल गया x, पिता से मिल गया y, तो ये क्या बनेगा आपका मेल बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, माता में कभी भी y गुणसूत्र नहीं पाया जाता, लेकिन पिता में y गुणसूत्र पाया जाता है। इसीलिए माता कभी भी किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में कोई उसका रोल नहीं होता, पिता का ही रोल होता है किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में। पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था ना कि माता की वजह से ही जो है फीमेल हो है तो दूसरी शादी कर दो, बच्चे जो है मेल पैदा होंगे, तो माता को दोष दिया जाता था। लेकिन एक्चुअल में माता का कभी भी दोष नहीं होता किसी भी बच्चे के जन्म में, वह सिर्फ और सिर्फ पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि उसका लिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। क्योंकि वाई क्रम जो आपका वाई जो गुणसूत्र होता है ना आपका, वो आपके मेल में ही पाया जाता है। तो x जहाँ पे मिला वहाँ पे फीमेल गुण पैदा होगी, और चाहे XY हो या YX हो। ठीक है, YX तो हो नहीं सकता माता के साइड से, तो कुल मिला के ये जो है मेल पैदा होगा बच्चा जो है। ठीक, बस सिंपल सा ही बालक और बालिका। चलिए
देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया कि एक्स गुणसूत्र सदैव लंबे होते हैं और वाई गुणसूत्र जो है छोटा यानी बौना और गोल होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र लंबे होते हैं और ये गोल आकार में होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, ये हो गया लिंग निर्धारण हमारी निर्माण में मानसिक स्वास्थ्य, रंग रूप का, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए गुणसूत्र की विसंगतियों से क्या क्या हमको प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए एक्स ओ, ठीक है, यानी एक्स आपका गुणसूत्र मिल गया और लेकिन एक गुणसूत्र इसमें जो है कमी होगी, यानी टोटल आपका जो 46 गुणसूत्र की जगह में 45 गुणसूत्र ही मिले। तो इसमें एक टर्नर सिंड्रोम नाम की जो है बीमारी हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की विसंगति में महिला में बांझ होने के गुण होते हैं। ऐसी महिलाएं टर्नर सिंड्रोम की श्रेणी में आती हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या केवल 45 होती है, यानी इनके पास जो है महिला के पास कितने कौन से गुणसूत्र रहते हैं, एक्स और एक्स, लेकिन ये जो सेकेंड वाला एक्स होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, रहता ही नहीं है, तो वो 0 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 45 गुणसूत्र मिलेंगे। अब देखिए एक्स वाई वाई, यहाँ पे एक गुणसूत्र जो है बढ़ गया है, ये 47 हो गया है। देखो, तो इस विसंगति में गुणसूत्र की ऐसी विसंगति होने पे पुरुष पैदा होगा क्योंकि वाई है, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया जो वाई ही है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो अक्सर अपराधी बन जाते हैं। ये देखने को मिला है, रिसर्च से मिला है, इसलिए इस चीज़ को बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई अगेन आ गया है। वाई होने से क्या है, बच्चा तो वाई पुरुष ही होगा, लेकिन ऐसी विसंगति देखने में पुरुष जैसा लगता है, लेकिन वह अप्रजातीय होता है। यानी देखने में पुरुष होगा लेकिन उसके जो गुण धर्म होंगे एक्स एक्स होने के कारण महिला के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ भी 47 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका जो हाव भाव होगा, उसका जो चाल चलन होगा, वो महिलाओं के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि वह पूरे शारीरिक रूप से पुरुष के रूप में ही जन्म लेता है और वृद्धि भी उसकी पुरुष के रूप में ही होती है। हाव भाव बस अलग होते हैं। चलिए आते हैं वंशानुक्रम के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज कोष का निरंतरता का नियम, इसको किसने दिया है, आपके वाइसमैन ने दिया है, जो चूहे पर प्रयोग किया गया था। तो इस नियम में कहा गया है कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होता, अपितु यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के संरक्षक ट्रस्टीज होते हैं। सिंपल सी बात है, एक धान का बीज हम लेंगे, उससे हम धान का पौधा उगाते हैं और फिर एक धान का बीज उसमें से फिर निकलता है, तो उसमें वही गुण होंगे ना जो पुराने में होते हैं। तो इस तरीके से इनका मानना था। तो ऐसे ही मानव शरीर में जो है आपकी जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो कायिक कोष होते हैं, और उत्पादक जो कोष होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं, वो एक जो है आपका शारीरिक संरचना बनाने में काम आता है, और जो है वंश परंपरा जन्म प्रक्रिया में उत्पादक कोष का महत्व देखने को मिलता है। तो अर्जित जो कुशलता होती है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, रुचियाँ आदि का स्थानांतरण वंशाक्रम धरोहर के रूप में नहीं होता, इनका ये कहना है। जो अर्जित कुशलता है, मतलब पिता ने मान लो कोई कुशलता अर्जित की, जैसे वो जो है एक मैकेनिक की कुशलता, उन्होंने बाइक बनाने वाले एक मैकेनिक की कुशलता उनके में है, तो जाहिर सी बात है वो बाइक बनाने की कला उसके बेटे में कभी भी जो है आपके जीन में नहीं आती। हाँ, वो चाहे तो वो कुशलता जो है अर्जन यानी उसको प्राप्त कर सकता है। पिता में जो ज्ञान होगा, माता में जो ज्ञान होगा, बच्चे में हो आवश्यक नहीं। जो पिता या माता को अनुभव हो वो बच्चे में हो आवश्यक नहीं। जो पिता माता की रुचियाँ हैं वो बच्चे में हो वो आवश्यक नहीं है। इसलिए वंशानुक्रम के धरोहर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये पहले नियम के अनुसार। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि वर्ण संकरता का नियम, इसके प्रतिपादक हैं आपके मेंडल, और ये प्रयोग जो है आपके मटर पे किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं कि वर्ण संकरता का नियम किस पे प्रयोग किया गया था, तो मटर पे प्रयोग किया गया था। प्रतिपादक कौन है, मेंडल है। आपका श्रेणी दे आपके कॉलम मैच द कॉलम टाइप का बना देगा, इधर पे मेंडल दे दिया, मटर पे प्रयोग, इस यहाँ पे और किसी का नाम दे दिया, टमाटर पे प्रयोग, ऐसा देने को आपको देखने को मिलेगा। तो इस नियम को वंश सूत्रों का नियम या आनुवंशिकता का आधारभूत नियम भी कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार 2 उप नियम मेंडल ने बनाए। पहला,
जो है आपका पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा आपका स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब ये क्या होता है देखते हैं आपका, ठीक। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, देखिए, है ना। तो मेंडल ने क्या किया था, मटर पे प्रयोग किया था। मटर पे प्रयोग करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो वंशानुक्रम है वो इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है, एक पृथक्कीकरण का सिद्धांत और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। देखिए पृथक्कीकरण का सिद्धांत यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि माता से X गुणसूत्र मिला, पिता से आपका Y गुणसूत्र मिला, तो क्या बन गया, वो आपका बालक बना, ठीक है, बालक बना, ठीक, मेल बना। अब उसमें जो है माता के भी गुण आ सकते हैं और पिता के भी गुण आ सकते हैं। माता के कुछ गुण देखने को मिलेंगे, पिता के कुछ गुण देखने को मिलेंगे। मान ली माता जो है बौनी है और पिता जो है लंबे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का जो आकार होगा, शारीरिक आकार या जो भी हो सकता है वो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो भविष्य में क्या होगा। वो डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम, जो 22 आपके जो क्रोमोसोम्स है वो सब चीज़ में, है ना। ये लास्ट वाला तो आपका जो है आपका जेनेटिकल होता है, ठीक है, मतलब उसके लिंग निर्धारण के लिए होता है। जो 22 जो गुणसूत्र है वहाँ से एक एक मिले हुए हैं, है ना। तो 11 यहाँ से, सॉरी 22 इनके पास से मिले, माता से 22 मिले हैं आपके पिता से। तो जो भी गुणसूत्र उसने चयन किया है, ठीक है, अलग अलग पृथक हुआ है, अलग अलग है। और वहीं पे स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, तो यहीं से देखिए कि कौन कौन सा छट के इसके पास आया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो बच्चे का रंग, रूप, आकार, शारीरिक बनावट, ठीक है, चेहरे, बाल आदि के जो है संरचना देखने को मिलती हैं। तो वही पृथक्कीकरण का सिद्धांत है, मतलब दो अलग अलग चीज़ों से मिल के बना हुआ है, तो उसमें जो है पृथक्कीकरण आपको देखने को मिल सकता है। और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत यानी वो छटाई अलग हो सकता है। वैसे ही मटर पे जब प्रयोग किया गया तो मटर का जो बीज है वो पीला और गोल हो सकता है, पीला या चपटे टाइप का हो सकता है, थोड़ा चपटा होता है ना मटर, ठीक है, हरा या गोल हो सकता है और हरा या चपटे टाइप का हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग हो सकता है। वही स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत या पृथक्कीकरण का सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है। पृथक्कीकरण मतलब अलग अलग चीज़ें जो जब दो चीज़ों से अलग अलग मिला है तो दोनों के अलग अलग गुण उसके आने वाले वंशज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्वतंत्र छटाई यानी कितना को लेना है, किससे क्या लेना है, वो स्वतंत्र होता है, वो फिक्स नहीं होता। सिंपल सी बात। चलिए आगे, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जो है माता पिता जैसे गुण संतान में होने से, अर्थात जैसे माता पिता वैसी संतान, ये समानता का सिद्धांत है। यानी बुद्धिमान मूर्ख माता पिता, बुद्धिमान मूर्ख संतति, सुंदर कुरूप माता और सुंदर कुरूप संतति, ऐसा देखने को मिलता है। ये समानता का सिद्धांत ऐसा कहता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। भिन्नता का नियम, इसके प्रतिपादक कौन है, आपके डार्विन एंड लैमार्क थे। और उनके अनुसार जो है गुण माता पिता में के गुणों से भिन्न हो सकते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, उनके माता पिता के गुण से उनका जो है गुण जो है भिन्न हो सकता है। तो लैमार्क ने इसका प्रयोग जो है किस में किया था, जिराफ पे किया था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो है भिन्नता का नियम इन्होंने दिया था इसलिए। देखिए यहाँ पे दो गुण अलग अलग हो गए हैं। देखिए ये जो भिन्नता का नियम है ना, ठीक है, विभिन्नता का नियम जो है आपका डार्विन ने लैमार्क ने दिया। इसके हिसाब से क्या है, आपका जो संतान के जो गुण होते हैं वो माता पिता के गुण से भिन्न होते हैं। फिर ये नेक्स्ट नियम है अलग सा नियम। यह नियम कहता है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक हैं आपके लैमार्क और इसका प्रयोग किस में किया गया था, जिराफ पे किया गया था। तो इसमें जो है माता पिता के अपने जीवन काल में अर्जित गुणों को आने वाली जो संतान होती है उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे ये लैमार्क का कहना था। नेक्स्ट आते हैं आपके विपरीत या प्रत्यागमन का नियम, ठीक है, प्रतिगमन, विपरीत या प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार जो है क्या है कि जो माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती है, अर्थात विपरीत गुणों का पाया जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो सिद्धांत है ये बताते हैं कि हर एक चीज़ जो है फिक्स नहीं होती। देखिए यहाँ पे लैमार्क ने कहा है कि उनके जो माता पिता के जो अर्जित गुण है वो बच्चे में आ जाते हैं। वहीं पे ये कह रहे हैं कि जो माता पिता के जो गुण हैं उससे विपरीत जो है बच्चे में गुण पाए जा सकते हैं। जैसे एक लंबे कद काठी के माता पिता हैं लेकिन उनका जो संतति होगा हो सकता है वो बौना हो या
कम हाइट का हो। बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हों, उसका बच्चा हो सकता है दुर्बल बुद्धि का हो। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये प्रतिगमन या विपरीत प्रत्यागमन का सिद्धांत या नियम कहलाता है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार जो लंबे माता पिता के जो बच्चे हैं औसत अधिक लंबे होते हैं तो, परंतु माता पिता जितने लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि क्रो एंड क्रो जो है उनके जो लंबे लंबे माता पिता हैं उनके बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं, परंतु उतने लंबे नहीं होते जितने माता पिता हों। तो इस नियम के अनुसार जो प्रत्येक गुण के औसत की ओर जाने का स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा टॉल अच्छे दिल डॉल वाले व्यक्ति हैं, उनकी संतति हमेशा उनकी तरह होती है, लेकिन एकदम सेम टू सेम उतने ज़्यादा नहीं होती। बायोमेट्री का नियम, ठीक है, वंशानुक्रम के इस सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रांसिस गार्टन ने किया था और उन्होंने 1775 में बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है जितने उसके पूर्वज होते हैं। वो कहता है कि माता पिता में जो गुण पाए जाते हैं, विशेषता पाई जाती है, उनके बच्चों में पाई जाती है। और माता पिता जो पूर्वजों के गुण हैं वो निश्चित मात्रा में होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुपातिक रूप से कम होते जाते हैं। ध्यान देंगे, कम होते जाते हैं, उतना ही योग्य होता है जितने उसके पूर्वज होते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन माता पिता के पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अनुपातिक रूप से कम होते जाते हैं। जैसे 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कम होते दिखाई देंगे अनुपातिक रूप से। अब देखिए, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला जो है बुद्धि का प्रभाव उसके विकास को प्रभावित कर सकता है। अधिक बुद्धिशाली व्यक्ति का जो विकास है वो अच्छा होता है। लिंग का प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि पुरुष का जो विकास है अलग तरीके से देखने को मिलता है और महिला का जो यानी फीमेल्स हैं उनका विकास अलग तरीके से देखने को मिलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, ऑब्वियसली अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है उसका प्रभाव आपके विकास में देखने को मिलता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, आपका लीवर हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, ये अलग अलग चीज़ें जो आपकी शारीरिक बनावट, आपकी बौद्धिक क्षमता आदि के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसका जो ग्रंथियाँ होती है जहाँ से हार्मोन्स स्रावित होते हैं ना, वो सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। आहार कैसा मिल रहा है बच्चों को, आहार पौष्टिक आहार मिल रहा है तो उनका विकास अच्छा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। रोगों के प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ज़्यादा रोगग्रस्त रहेगा तो उसके विकास में प्रभाव पड़ेगा। यौन भेदों का प्रभाव ऑब्वियसली देखने को मिलता है। आज की जनरेशन डेवलप हो चुकी है बट ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। जनसंचार माध्यम का प्रभाव, ये बायोलॉजिकल रूप से भी देखने को मिलता है कि एक लड़का जो शारीरिक बनावट होता है लड़की की शारीरिक बनावट से हमेशा अलग देखने को मिलता है। वो चीज़ें आपको बायोलॉजिकली भी देखने को मिलती हैं ना, उसका विकास है ना। जैसे बच्चे जो हैं जो गर्ल्स होती हैं वो किशोरावस्था तक देखें, एक मतलब आपकी 12 ईयर की एज तक देखें तो बालक जो होता है वो कम हाइट का होता है लड़का, और लड़की जो है उसके अपेक्षा अधिक हाइट की होती है सेम एज के। लेकिन जैसे ही 12 से 18 एडोलेसेंस की ओर बढ़ते हैं तो जो लड़की का विकास जो है कम हो जाता है, रुक सा जाता है। वहीं पे बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनका विकास बहुत तेज हो जाता है। और 18 की ईयर के 5 पहुँचते तक देखेंगे कि लड़कियों की हाइट जो है शॉर्ट रहती है बतौर लड़के की, है ना, ये देखने को मिलता है। जनसंचार माध्यम का प्रभाव, ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है तो उसका विकास पे प्रभाव अलग देखने को मिलता है। अधिगम का प्रभाव, कितना वो अधिक सीखता है उसका भी प्रभाव उसके विकास पे होता है। प्रशिक्षण का प्रभाव, अच्छा प्रशिक्षण होगा विकसित जो है आपका बच्चा अधिक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। परिवार का जो आर्थिक स्तर है, आर्थिक जो संकट है वो भी उसके विकास पे बहुत प्रभाव डालता है। वातावरणीय कारक, जो वातावरण कैसा है उस पर भी प्रभाव उसके विकास पे पड़ता है। अभी प्रेरणा का प्रभाव यानी मोटिवेशन का प्रभाव हमको देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है वातावरणीय कारक जो है क्या क्या होते हैं और ये कैसे हम लोग के विकास पे या आदि इन सब चीज़ों पे जो है प्रभाव डालते हैं।
इसको थोड़ा सा इसी को देख लेते हैं, ठीक है। फिर विकास की अवस्थाएं आगे आएगी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 एक दिन में ही डाल दूंगा, ज़्यादा हुआ तो जितनी जिसकी क्षमता होगी वो पढ़ते रहेगा। वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? तो रॉस के अनुसार वातावरण वह बाह्य कारक है, वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वहीं पे बोरिंग या लैंडरफील्ड कहते हैं कि वेल्ड के अनुसार, है ना, तो जो बोरिंग, लैंडरफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं के योग से है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। कुल मिला के जो उसके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें देखने को मिलती है, कोई भी शक्ति हो, कोई भी वातावरण का प्रभाव उनको देखने को मिलता है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने उनके जीवन को प्रभाव करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया है, ठीक है। वातावरण का विस्तार असीमित है, इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियाँ आती हैं जो प्राणी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। पहला देख लेते हैं आपके भौतिक कारक। किसी भी स्थान की प्रकृति या जलवायु का उसका प्रभाव वहाँ के निवासियों पे पड़ता है। जैसे ठंडी जलवायु है तो उसके वहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम गोरे गोरे होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे बच्चे मतलब आपके जो व्यक्ति होते हैं वो सांवले किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी या ठंडी का प्रभाव उसके स्किन पे होता ही होता है। मेलानिन्स के जो सेक्रेशंस है उस पर होता ही है। तो ये जो भौतिक कारक है वो सब चीज़ें उस पर आपके असर डालती है। ठंडी जलवायु के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, अधिक जीवन जीते हैं, ऐसा देखने को भी मिलता है ना, ठीक है, और अधिक परिश्रमी भी होते हैं, है ना। चलिए, वहाँ पे देखते हैं आपका दूसरा पारिवारिक कारक। ये एक फैक्ट है, एक औसत एवरेज निकाला जाता है, ऐसा एकदम एग्जैक्ट हो, ज़्यादा परिश्रमी हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। पारिवारिक कारक यानी परिवार कहाँ पे स्थान देखते हैं, जो जन्म क्रम होता है, पोषक का स्तर उस परिवार में कैसा है, माता पिता कैसे कठोर हैं या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, ठीक है, पक्षपातपूर्ण, माता पिता की अत्यधिक ममता तो नहीं है या है, माता पिता के संतान के प्रति उच्च आकांक्षी होना, ये सब चीज़ें उसमें प्रभाव डालती हैं। माता पिता का असंतोष, ठीक है, वैवाहिक जीवन, उनका जो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा तो बालक जो है अच्छे से वहाँ पे उस घर पे नहीं रह पाएगा, उनके बीच में कलह होते रहेगी तो बच्चे पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका विद्यालय, जिसका वातावरणीय कारक जो है बहुत प्रभावित करता है। यानी अनुचित पाठ्यक्रम हो सकता है वहाँ पे, दोषपूर्ण शिक्षा विधि भी हो सकती है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली होती है जिसकी वजह से बालक के विकास पे, उसके अधिगम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, जैसे मान लीजिए पीने का अच्छा पानी वहाँ पे नहीं है, खाने के लिए अच्छा टिफ़िन, बैठने के लिए जगह, ठीक है, अच्छा हवादार रूम, लाइट, ठीक है, टॉयलेट बाथरूम का सही मतलब व्यवस्था ना होना, ये सब चीज़ें जो है उसके विद्यालय वातावरण होते हैं। अच्छे शिक्षक ना होना, ये सब चीज़ें जो हैं आपके उसके विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अध्यापकों द्वारा छात्रों की निंदा करना, ये भी उनको डीमोटिवेट कर देता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारक देखते हैं, जिसमें आपकी रुचि, आदत, महत्वाकांक्षा, निर्देशन, परामर्श आदि जो हैं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका सामाजिक वातावरणीय कारक, यानी परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, मित्र या मित्र समूह हो गया, विद्यालय का जो सामाजिक वातावरण है, ये सब चीज़ें जो है बालक पे बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। सांस्कृतिक वातावरण, जैसे देखो सामाजिक वाला देखते हैं कि मित्र, जैसे मान लीजिए बहुत इंटेलिजेंट उसके मित्र हैं तो बच्चा जो है कितना भी मन बुद्धि क्यों ना हो उसमें इंटेलिजेंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि आसपास रहने वाले बच्चे जो हैं दूसरे की नकल करते करते ही कुछ अच्छी चीज़ों की भी नकल करने स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे बुरे संगति होने से उनकी बुरी आदतें उन पे देखने को मिलती हैं। सांस्कृतिक वातावरण कारक, यानी जो है संस्कृति अलग अलग होती है। नॉर्थ ईस्ट पे आपको अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, साउथ पे आपको अलग संस्कृति देखने को मिलेगी, मिड वाला जो आपका इंडिया है वहाँ पे अलग संस्कृति है, ईस्ट में अलग मिलेगा, वेस्ट में अलग मिलेगा। तो ये जो सांस्कृतिक जो कारण हैं आपके, उनके रहन सहन या खान पान, उनके रीति रिवाज, आचार विचार आदि में हमको सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आती हैं आपके विकास की अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमेशा ओपन रहता है, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो कमेंट एटलीस्ट कीजिएगा, अच्छा है बुरा है
बढ़िया है, बेकार है, कुछ तो बोलिए, है ना। मैं वेट करता हूँ आपकी कमेंट का और आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।